आप चाहते हैं कि किसी भी दुश्मन को बर्बाद करना, तो आप कुछ मत कीजिए, आप उसके पड़ोसी को दोस्त बना लीजिए। उसके पड़ोसी को दोस्त बना लीजिए, वह पड़ोसी आपको ऐसे ऐसे खबर ला कर देगा जिससे आपका दुश्मन एक पल में तबाह हो जाएगा। तो वही काम किया सोवियत संघ। सोवियत संघ क्या किया, अमेरिका के एक छोटा सा देश जिसका नाम था क्यूबा। राधे राधे दोस्तों, मैं विशाल आ चुका हूँ क्लास 12th के चैप्टर 1 का पार्ट 3 लेकर। लेकिन उससे पहले जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। क्योंकि अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखते हैं तो आपको यह चैप्टर समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट कोई बात नहीं। तो चलिए बिना समय को गवाए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था क्या, एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और एक तरफ था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी था, इटली था, जापान था, तीनों एक दोस्त थे, जिसमें जर्मनी का चांसलर था हिटलर। वह तीनों मिलकर के अपना दोस्त बना करके मित्र राष्ट्र पर हमला करता है। तो जर्मनी हमला करता है सोवियत संघ पर और बोलता है जापान को, जापान जाओ तुम जरा अमेरिका पर हमला करना। तो जापान चल जाता है अमेरिका पर हमला करने के लिए और इटली तब तक इन दो देशों से लड़ रहा होता है। तो युद्ध चलता रहता है, चलता जाता है, लेकिन अंत समय आता है जिस समय राष्ट्र अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। तो बात है 30 अप्रैल की, जिस दिन हिटलर अपने पत्नी को लेकर, यानी अपने पत्नी इवा बारून को लेकर के जर्मनी के एक छोटे से जगह बर्लिन में जाकर के अपनी और अपने पत्नी के साथ जो है आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। उसके बाद बाकी सब देश इसको देखकर भी आत्मसमर्पण कर देते हैं। इटली भी सोचता है हो अब जब राजा ही नहीं रहा, तो ये क्या करता है, इटली कहा कि हिटलर हार चुका है, तो इटली भी क्या करता है, जाकर के फिर से मित्र राष्ट्र में मिल जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में भी इटली क्या हुआ था, जब हारते समय देखा तो यह जाकर के मित्र राष्ट्र में मिल गया, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके बाद बचता है हमारा जापान। जब हिटलर मर चुका था तो इटली और जापान बचे। इटली तो जाकर के उसमें मिल गया और बचा हमारा जापान। तो जापान भी धीरे धीरे गया और अमेरिका को बोलने लगा, भैया हम भी हार चुके हैं, हमको छोड़ दीजिए। लेकिन अमेरिका ये बात जानता था कि जापान हार मान लिया है, फिर भी अमेरिका ने 2 परमाणु बम जापान पे गिरवाए। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिरवाया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिरवाया हिरोशिमा पर, जिसका नाम था क्या, लिटिल बॉय। और दूसरा परमाणु बम गिरवाया कहाँ, नागासाकी पर, जिसका नाम था फैटमैन। कब, वो भी 9 अगस्त 1945 को। अब एक सवाल यहाँ उठता है कि भैया जब जापान खुद समर्पण करने के लिए आ रहा था तो अमेरिका को परमाणु बम गिराना क्यों ज़रूरी था। ठीक है, तो अमेरिका परमाणु बम गिराने का एक ही मकसद था कि उसको जो है युद्ध बहुत जल्दी ख़त्म करना था। पहला बात तो यह है कि उसको युद्ध बहुत जल्दी ख़त्म करना था। दूसरा, वह अपने ऊपर कोई हानि नहीं लेना चाहता था। और तीसरा, यह दुनिया को दिखाना चाहता था कि अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर कोई देश नहीं है। चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, लेकिन अमेरिका से मुकाबला करने वाला दुनिया का कोई देश आज तक पैदा नहीं लिया है। तो यह सबको डराना धमकाना चाहता था। तो इस प्रकार धुरी राष्ट्र हार गए, सब राष्ट्र हार करके चले गए और जितना भी जापान का आदमी था वो सब भी खत्म हो गया। तो इस प्रकार धुरी राष्ट्र का खेल खत्म हो गया। जब धुरी राष्ट्र खत्म हो गया, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो पूरी दुनिया बेकार हो चुकी थी, टूटकर बिखर चुका था। तो अब समय आता है मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र यानी कि 4 दोस्त। तो अब विस्तार से बात करते हैं। तो अब बचा ये 4 देश। 4 देश आपस में बात करते हैं कि भैया
कि अब पूरी दुनिया टूट चुका है, बिखर चुका है, क्यों ना हम इस दुनिया का फिर से एक नया शुभारंभ करें। मतलब इस दुनिया को अच्छे तरीके से क्यों ना फिर से बनाया जाए। तो इन 4 देशों में, दुनिया में अगर बात किया जाए तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली मात्र 2 देश था जिसके पास हथियार और परमाणु बम का कमी नहीं था। पहला था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। दोनों के पास हथियारों का भैया थोड़ा सा भी कमी नहीं था, यानी दोनों बहुत शक्तिशाली थे। और ब्रिटेन फ्रांस का तो क्या ही बात करें, ये तो अपना अलग का धंधा इसका चलता था। तो इन चारों देश ने मिल करके आपस में बात की क्यों ना दुनिया को एक नए ढांचे में तैयार किया जाए। तो अमेरिका बोलता है कि भैया दुनिया का निर्माण मेरे तरीके से होगा। सोवियत संघ बोलता है नहीं नहीं, ये जो है दुनिया हम अपने तरीके से बनाएंगे। तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों आपस में लड़ने लगे। अमेरिका कहता था दुनिया हम बनाएंगे, सोवियत संघ कहता था दुनिया हम बनाएंगे। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ यह है कि दोनों जो है एक दूसरे से बिना हथियारों के लड़ने लगे। क्यों? अगर यह हथियार चलाता तो यह भी हथियार चलाता। अगर अमेरिका बंदूक चलाता तो सोवियत संघ के पास भी बंदूक का कमी थोड़ी भी था, तो दोनों ही बंदूक चलाता। ये परमाणु बम छोड़ता तो ये भी परमाणु बम छोड़ता। होता यही कि दोनों अगर परमाणु बम छोड़ता तो पूरी दुनिया तबाह हो जाती। इसलिए जो है दोनों ने सिर्फ विचारधारा की लड़ाई की। इसी युद्ध का नाम पड़ा शीत युद्ध। शीत युद्ध है क्या? एक ऐसा युद्ध जिसमें बिना अस्त्र शस्त्र के विचारों से युद्ध किया जाए। मतलब बातें नहीं होता है जी, गांव टोला में लड़ने वाला 1-2 औरत को देख लीजिएगा तो वो जब लड़ती है तो दूरे से बिना कुछ नहीं कहेगी, ऐसे ही 2-4 को गाली देती है, उधर से गाली देता है, इसी में लड़ाई भयंकर हो जाता है। तो मारपीट से खतरनाक लड़ाई होता है, जो बताबती वाला लड़ाई। तो यह लड़ाई अमेरिका और सोवियत संघ में हो गया। तो अमेरिका इसको बताबती कहता था, सोवियत संघ इसको बताबती कहता था। कहता कि तुम ढेर बोलेगा हम दुनिया बनाएंगे। सोवियत संघ बोलता है कि तुम ढेर जानता है, दुनिया हम बनाएंगे। यानी कि सिर्फ बात से लड़ता था, हथियार से नहीं लड़ता था। जब हथियार से नहीं लड़ता था इसको युद्ध थोड़ी भी कहेंगे, इसको युद्ध कहते हैं विचारधारा की लड़ाई, यानी कि शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के बारे में एग्जाम में बार बार पूछता है कि शीत युद्ध क्या है। एक ऐसा युद्ध जिसमें बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना खून खराबा के विचारधारा की लड़ाई हो, ऐसे युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। तो आपके इस चैप्टर का पहला टॉपिक ही है कि शीत युद्ध क्या है। तो हमने देखा कि अमेरिका और सोवियत संघ क्या कर रहा था, आपस में लड़ रहा था। लेकिन लड़ता जो है दोनों बिना बंदूक, बिना हथियार के। तो यानी कि एक ऐसा युद्ध जिसमें ना कि अस्त्र, ना कि शस्त्र, ना बिना किसी हथियार के युद्ध लड़ा जाए, बिना खून खराबा के, उसको शीत युद्ध कहते हैं। जैसे देख लीजिए, कहता है एक ऐसा युद्ध जिसमें बिना अस्त्र शस्त्र तथा बिना खून खराबे के सिर्फ विचारों से हुई लड़ाई को शीत युद्ध कहते हैं। मतलब बाताबाती से होने वाली लड़ाई को शीत युद्ध कहते हैं सिंपल भाषा में। तो देखिए दोनों आपस में लड़ रहा था, इसको चोट्टा बाताबाती कर रहा है, हम करेंगे दुनिया का निर्माण। सोवियत संघ अमेरिका को बोल रहा है हम करेंगे दुनिया का निर्माण। तो एगो आदमी कहता है रे इधर सुन। तो ये दोनों को बुलाया, कहता कि इधर आ, ठीक है, एगो काम करो, तुम दोनों जाओ अपना अपना काम करो, जिसको जैसे दुनिया बनाना है वैसे बनाओ। अमेरिका लोकतंत्र के द्वारा दुनिया का निर्माण करना चाहता था और सोवियत संघ साम्यवाद के द्वारा। अब लोकतंत्र में इसमें सारा का सारा आदमी एकदम फ्री फाउंड है, किसी को 2 थाप दे दिया ऐसा वाला, पूरा स्वतंत्र। लेकिन इसमें आदमी स्वतंत्र तो है लेकिन सरकार के अधीन होगा, लेकिन उसके अंदर सरकार काम करेगी, सब लोग पर नियंत्रण सरकार का होगा। तो अमेरिका और सोवियत संघ लड़ने लगा। तो एगो आदमी बोला, कहता है इधर आओ, दोनों को कामिल करना है। एक काम करो, ये लो दुनिया को 2 हिस्सा में बांट दिए, इधर का तुम रख लो, इधर का तुम रख लो। तो अमेरिका को इधर का दे दिया और सोवियत संघ को इस साइड का दे दिया। तो इस प्रकार पूरी दुनिया का 2 भाग हुआ, यानी कि इस प्रकार पूरी दुनिया को 2 ध्रुवों में बांटा गया। कहा कि एगो अमेरिका रख लेगा, एगो सोवियत संघ रख लेगा। तो ये देखिए ऊपर में होता है उत्तर, नीचे में होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब जिसको पूर्व बोलते हैं, इधर होता है पश्चिम। तो जैसे ही 2 ध्रुव का निर्माण हुआ
तो अमेरिका आ गया पश्चिमी ध्रुव में और सोवियत संघ चल गया पूर्वी ध्रुव में। इस प्रकार दो ध्रुव का निर्माण हुआ। तो अब यहाँ से आपके चैप्टर का दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों आपस में लड़ रहा था, एगो आदमी आया कहता है इधर सुनो, एगो काम करो, अपना अपना काम करना है। लोग विश्व को दो टुकड़ा में कर दिए, एक टुकड़ा अमेरिका के तरफ, एक संघ के तरफ, जाओ अपना अपना काम करो। तो इधर का पश्चिमी हिस्सा अमेरिका के तरफ, पूर्वी हिस्सा के सोवियत संघ के तरफ। तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिमी। तो इधर पश्चिम का इलाका अमेरिका का हो गया और पूरब का इलाका सोवियत संघ का हो गया। लेकिन फिर भी ये दोनों देश आपस में खुश नहीं थे। तो चलिए आगे के टॉपिक को समझते हैं, जिसका नाम था दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। इस प्रकार एक समझदार आदमी आया, तो उसने क्या किया, इस दोनों आदमी का समस्या देखा, बोला क्या इसे लड़ो मत, एक काम करो, दोनों को दो हिस्सा कर दिए। एक हो गया पश्चिमी के तरफ अमेरिका का हिस्सा, पूरब के तरफ सोवियत संघ का हिस्सा। इस प्रकार दुनिया दो हिस्से में बट गई। दुनिया के दो ध्रुव बनाए गए, एक पश्चिमी ध्रुव, एक पूर्वी ध्रुव। पश्चिमी ध्रुव अमेरिका के तरफ, पूर्वी ध्रुव सोवियत संघ की तरफ। लेकिन फिर भी यह दोनों देश खुश नहीं थे, क्योंकि दोनों देश चाहते थे कि पूरी दुनिया उनके राज में हो, पूरी दुनिया पर उनका प्रभाव हो। तो चलिए अब मैप की सहायता से समझते हैं कि हमारा अमेरिका दुनिया में कहाँ है और सोवियत संघ दुनिया में कहाँ है। अब आपके सामने जो नक्शा दिख रहा है यह वर्ल्ड का मैप है, यानी दुनिया का नक्शा है। अब इसमें समझेंगे कि हमारा अमेरिका किधर है और हमारा सोवियत संघ किधर है। तो देखिए अमेरिका जो हमारा है, तो अमेरिका एक उत्तरी, ये बोलिए कि एक उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसको हम अमेरिका कहते हैं। तो कहाँ है अमेरिका, इस बात को समझिए। तो अमेरिका जो है हमारा, यहाँ का क्षेत्र कहलाता है हमारा अमेरिका। और आपको इस साइड में ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये है हमारा सोवियत संघ, सोवियत संघ। और इन्हीं दो देशों के बीच जो है शीत युद्ध हुआ था, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। तो एक बात आप यह समझिए, तो जैसे ही मैंने कहा कि ये जो है दुनिया दो हिस्सों में बट गई, दुनिया क्या हुआ था, दुनिया का दो हिस्सा हो गया, यानी कि एक तरफ आ गया अमेरिका का, एक तरफ आ गया सोवियत संघ का। क्या यह ज़रूरी है यहाँ का कोई देश हो, जैसे आप यह मानिए कि यहाँ का कोई देश है, ये देश है, ठीक है, ये समझिए कि ये सोवियत संघ का है। क्या इस पर अमेरिका का शासन हो सकता है? हाँ भैया, इस पर अमेरिका का शासन हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया का जब दो हिस्सा किया गया था, तो दोनों को जो देश बांटा गया था, तो बराबर हिस्से में बांटा गया था। ऐसे नहीं तो आप यही समझिए कि आपको जो है यहाँ एक देश दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ आपको एक देश दिख रहा होगा जिसका नाम है वियतनाम। ये देखिए वियतनाम। अब इस वियतनाम का हम आधा हिस्सा करते हैं, तो अभी इस वियतनाम का अगर हम आधा हिस्सा करते हैं, तो ऊपर का हिस्सा जो है सोवियत संघ का हो जाता है और नीचे का हिस्सा जो है हमारा हो जाता है अमेरिका। तो इस प्रकार ये समझे कि यह ज़रूरी नहीं है कि दो देश का अगर दो भाग में बांटा गया है, तो कोई भी देश सिर्फ अमेरिका का होगा या सिर्फ सोवियत संघ का होगा। यह ज़रूरी है कि दोनों पर आधा जो है उत्तर का हिस्सा हो जाता है सोवियत संघ का, और दक्षिण का हिस्सा हो जाता है हमारा अमेरिका का। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने बोर्ड पर। अब अमेरिका को डर लग रहा था सोवियत संघ से कि कहीं सोवियत संघ इस पर हमला ना कर दे। तो इसीलिए अमेरिका क्या करता है, अपना शक्ति बढ़ाने का कोशिश करता है। तो यह एक संधि करता है। तो देखिए कि अमेरिका के बगल में एक महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक, और ऊपर वाला क्षेत्र उत्तर कहलाता है। यानी कि उत्तर अटलांटिक के तरफ के कुछ देशों के साथ ही बैठ करके बातचीत करता है। तो बोलता है कि भैया एक काम करते हैं, अगर कभी भी सोवियत संघ का एक भी आदमी इधर आकर हमला करता है, तो आप समझिएगा कि हम सब पर हमला किया है, तो हम सब एक साथ मिल करके उससे मुकाबला करेंगे। तो अमेरिका क्या किया भैया, यहाँ है उत्तर और इधर एक महासागर पड़ता है जिसका नाम पड़ता है अटलांटिक महासागर। तो यानी कि उत्तर के अटलांटिक क्षेत्र में से 12 देश को बुलाया
और 12 देश को बुलाकर बोला आप लोग बैठिए न शांति से, आप लोग के साथ बात विचार करना है, नाश्ता उस्ता सब इंतजाम है, ठीक है। तो 12 देश को बोला कि भैया अगर गलती से भी सोवियत संघ का एक भी आदमी इधर आकर के किसी भी देश पर हमला करता है तो आप समझिएगा कि आप पर नहीं पूरा 12 देश पर हमला हुआ है। ये समझिएगा कि आप पर नहीं पूरा का पूरा 12 देश पर हमला हुआ है, तो हम सब एक साथ मिल करके उससे लड़ेंगे। तो एक आदमी उसमें से बोलता है अच्छा समझ गए, लेकिन बताइए ना इस संगठन का नाम क्या देंगे, जिसमें कि 12 देश शामिल था। तो इस संगठन का नाम दिया नाटो, NATO, नाटो, जिसका स्थापना 1949 में हुआ। नाटो का स्थापना हुआ। तो नाटो का देखिए क्या मतलब होता है, उत्तर नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि उत्तर के अटलांटिक का जो क्षेत्र है 12 गो देश को चुना और उसके साथ संधि करके एक संगठन बनाया जिसका नाम पड़ा नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1949 में हुआ। जैसे ही यह इसका स्थापना करता है तो इधर इसको फ़ोन आ जाता है कि देखिए ना आपका जो इधर क्षेत्र था कोरिया वाला, कोरिया का जो है, कोरिया का नीचे वाला जो क्षेत्र है, नीचे वाला अमेरिका का क्षेत्र था, अमेरिका का, और ऊपर वाला क्षेत्र सोवियत संघ का था। मतलब यूं कहे कि उत्तर कोरिया सोवियत संघ का और दक्षिण कोरिया अमेरिका का था, ठीक है। तो ये जो है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर देता है। तो अब ये समझिए कि इसमें ना कि सोवियत संघ है ना अमेरिका है, ये दोनों युद्ध नहीं कर रहे हैं, बस कर रहा है एक देश जिसका नाम है कोरिया, और ऊपर वाला क्षेत्र है उत्तर कोरिया, नीचे वाला क्षेत्र है दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया पर सोवियत संघ का शासन और दक्षिण कोरिया पर अमेरिका का शासन था। यानी कि अब ऐसे समझिए जब भी रामायण में क्या होता था कि एक राम का सेना आता था और इधर से रावण का सेना आता था, दोनों लड़ता था, लेकिन राम और रावण अपने ही घर पे होते थे। यानी कि इसी का नाम पड़ा शीत युद्ध, जिसमें ना तो अमेरिका आया ना सोवियत संघ आया, बल्कि उसके द्वारा बनाए गए सेना ही आपस में युद्ध करते थे। ये दोनों शांति बनाए रहता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था शीत युद्ध। तो यानी कि 1950 में कोरिया में युद्ध हुआ। जब कोरिया में युद्ध हुआ तो सोवियत संघ को लगा कि अरे अमेरिका इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, अमेरिका इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। तो इसको छोड़ करके अब सोवियत संघ फोन करता है इधर एक छोटा सा जगह है वियतनाम, वियतनाम का ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी वियतनाम कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी वियतनाम कहलाता है। तो ऊपर वाला पर सोवियत संघ का शासन और नीचे वाला पर अमेरिका का शासन होता था। तो ये देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है तो इसको आदेश दिया कि जाओ दक्षिण वियतनाम को तबाह कर दो, सोवियत संघ बोला। तो अमेरिका फिर फ़ोन करके कहता है दक्षिण कोरिया का, अरे तुम देखो उधर से फिर उत्तरी वियतनाम का आदमी आ रहा है, तो लड़ने के लिए रेडी रहो। तो ये फिर रेडी रहा, और ये कब लड़ा था 1954 में, 1954 में। अब ये सोचता है सोवियत संघ जहाँ जहाँ से हम सेना भेजते हैं, अभी हम उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया में लड़ाएं, वहाँ भी अमेरिका का सैनिक मौजूद था। हम अभी उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम के साथ लड़ाएं, यहाँ भी इसका सैनिक था। आखिर ये ऐसे काहे कर रहा है। तो इसको बाद में पता चला कि भाई इसके पास एक संगठन है नाटो, जिसके तहत जो है यह युद्ध लड़ रहा है। तो ये क्या किया, तब सोवियत संघ भी अपना एक संधि किया जिसका नाम पड़ा वर्सा संधि, वर्सा संधि, वर्सा संधि, जिसका स्थापना किया गया कब 1955 में। वर्सा संधि हुआ 1955 में। वो किस लिए बनाया गया था, नाटो का मुकाबला करने के लिए। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला करने के लिए वर्सा संधि का स्थापना किया गया था 1955 में। तो यहाँ एक बात अमेरिका छुपाए हुए था, नाटो के अलावा उसने 2 और संधि किया था जिसका नाम था, एक का नाम था सेटो, SEATO सेटो, और एक का नाम था सेंटो, CENTO सेंटो। तो सेटो का काम क्या होता था, पहले सेटो का मतलब समझिए, इसका होता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ मतलब होता है दक्षिण, ईस्ट मतलब होता है पूरब,
एशियन मतलब होता है इधर का क्षेत्र एशियाई का कहलाता था, और संधि संगठन अमेरिका, बल्कि यहाँ का नहीं बल्कि इधर के भी दक्षिण पूर्वी एशियाई, मान लीजिए इधर का इलाका के साथ भी वह संधि कर चुका था। कौन? अमेरिका। तो अमेरिका क्या किया, तो इधर के इलाके के साथ भी संधि कर लिया ताकि वह सोवियत संघ से मुकाबला आसानी से कर सके, जिसका नाम पड़ा सेटो, SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन किया था अमेरिका। और इस संधि का स्थापना कब हुआ था, तो इससे 1 साल पहले ही कर चुका था ताकि इसका जो है मुकाबला कर सके। तो 1954 में सेटो का स्थापना हुआ, वो भी कहाँ, इधर से जो है सोवियत संघ को तबाह करने के लिए यह एक संधि किया। पहले तो यह इधर से संधि किया, फिर यह इधर संधि किया, उसके बाद यह किया सेंटो मतलब क्या होता है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्रीय संधि संगठन। अभी क्या किया, पहले इधर से घेरा सोवियत संघ को, फिर नाटो के तहत इधर से घेरा। अब क्या किया, इधर में इस सेंट्रल में भी एक अपना संगठन बना दिया जिसका नाम था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना वर्षा संधि के समय ही हुआ था 1955 में। तो सेंटो का स्थापना का मतलब यही था, सोवियत संघ को केंद्र से हर हमेशा दूर रखना है, बीच के इधर नहीं लाना है, इससे हर हमेशा दूर रखना है, इसका काम था सेंटो का। नाटो का काम, अगर किसी पर भी हमला होता है तो सबसे वह मुकाबला करेगा। सेंटो का काम क्या था, सेंटो का काम क्या था, यह करता था कि इधर के आदमी के साथ गुट बना करके इस पर नज़र रखता था कि यह क्या काम करेगा, और सेंटो यही करता था कि इसको केंद्र से हर हमेशा दूर रखना है सोवियत संघ को। और यह वर्षा संधि बनाया था किसने, सोवियत संघ ने। मात्र एक ही संधि किया, और यह क्या था, नाटो का मुकाबला करने के लिए। नाटो का कोई भी आदमी अगर हमला करता है तो उसके मुकाबले के लिए 1955 में एक संधि बनाया जिसका नाम पड़ा वर्षा की संधि। अब देखिए, दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ में हुआ था यही कि एक तरफ पश्चिमी बना, एक तरफ पूर्वी बना। पश्चिम के तरफ अमेरिका और पूरब के तरफ हमारा सोवियत संघ था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि नाटो का स्थापना हुआ 1949 में। एग्जाम में बार बार पूछता है कि बताइए नाटो संगठन किसका था, तो अमेरिका द्वारा बनाया गया था और 1949 का था। उसके बाद इसी का मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने वर्षा की संधि की थी 1955 में। तो ये भी पूछता है कि वर्षा की संधि किसके साथ, सोवियत संघ के साथ हुआ था। उसके बाद इसी को देखते हुए सेटो का स्थापना 1954 में किया था और सेंटो का 1955 में हुआ था। जब ये बात सब देख लिया कौन, सोवियत संघ की जो है अमेरिका दाएं पे दाएं बहुत ज़्यादा जो है संधि करके बना रहा है संगठन, तो अमेरिका को बहुत गुस्सा आया। तो ये सोचा कि अब जो है हम अमेरिका को बर्बाद करके रहेंगे। तो किसी भी, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी दुश्मन को बर्बाद करना, तो आप कुछ मत कीजिए, आप उसके पड़ोसी को दोस्त बना लीजिए। उसके पड़ोसी को दोस्त बना लीजिए, वह पड़ोसी आपको ऐसे ऐसे खबर ला कर देगा जिससे आपका दुश्मन एक पल में तबाह हो जाएगा। तो वही काम किया सोवियत संघ। सोवियत संघ क्या किया, अमेरिका के एक छोटा सा देश जिसका नाम था क्यूबा, तो सोवियत संघ क्या किया, अमेरिका के बगल में एक छोटा सा महाद्वीप था जिसका नाम था क्यूबा। तो सोवियत संघ इसके साथ संधि कर लिया क्यूबा, और इसके साथ बहुत सारा जो है, जिसके कारण जो है अमेरिका बहुत ज़्यादा विनाश की ओर चला गया। तो इसके बाद ही हमारा इसी के कारण एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है क्यूबा मिसाइल संकट। तो चलिए इसको भी आसान भाषा में समझते हैं। अब सोवियत संघ ने क्यूबा को अपना दोस्त बना लिया था। तो सोवियत संघ को कहीं कहीं इस बात का चिंता था कि कहीं अगर अमेरिका को यह बात पता चल गया कि क्यूबा मेरा दोस्त है तो क्यूबा को यह तबाह कर देगा और हमको भी नहीं छोड़ेगा। और क्यूबा का जैसा वहाँ का राष्ट्रपति है फिदेल कास्त्रो, यहाँ का क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे उसका नाम था फिदेल कास्त्रो ऐसा आदमी था कि 1 मिनट में पलट जाएगा और क्यूबा चल जाएगा फिर इसके नज़दीक, तो मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो यह क्यूबा को बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे यहाँ मिसाइल लगा देते हैं। अब एक बात सोचिए कि अगर सोवियत संघ यहाँ से मिसाइल अगर अमेरिका को छोड़ता तो अमेरिका का
कम ही क्षेत्र बर्बाद होता। तो इसने क्या किया, क्यूबा पर ला करके अपना हथियार मिसाइल विसाइल गाड़ दिया, ताकि अब यहाँ से मिसाइल छोड़ेगा तो अमेरिका का ज़्यादा क्षेत्र बर्बाद होगा। तो इसलिए क्यूबा पर लाकर यह मिसाइल सेट कर देता है। तभी थे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वह थे जॉन एफ कैनेडी, और यूएसआर के जो नेता थे वह थे निकिता ख्रुश्चेव। यानी कि अमेरिका का कैनेडी था और सोवियत संघ का था कौन, निकिता ख्रुश्चेव। तो दोनों क्या करते हैं, यह युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। तो अमेरिका को यह बात अभी तक पता नहीं था, लेकिन 1962 में जैसे ही यह मिसाइल लगाया तो उसके 3 हफ्ते बाद जॉन एफ कैनेडी को कोई आकर बताता है कि अपना बगल वाला जो छोटा सा देश है क्यूबा, इस पर सोवियत संघ ने मिसाइल लगाया है। अब देखिए, डरता तो दोनों देश था, डरता अमेरिका भी सोवियत संघ से था और सोवियत संघ भी अमेरिका से था, लेकिन फिर भी अमेरिका हिम्मत बांध के बोलता है, अरे सोवियत संघ चोट्टा तुम कैसे मेरे बगल में लगा दिया रे, अगर गलती से यहाँ मिसाइल छूट गया ना तो तुम्हारा जवानी बर्बाद कर देंगे। तो यह बात बोला कि अरे, और ये बोलता है अमेरिका अपने इधर को आदमी को बोलता है कि अरे देखना, तो अगर अब ये एक्को वो जहाज़ इधर आता है क्यूबा से मिलने के लिए तो वहीं जहाज़ को उल्टा देना, वहीं जहाज़ को बंदूक से उड़ा देना। तो अमेरिका का यह बात सुनकर सोवियत संघ कहीं ना कहीं क्यूबा से अपना हर एक चीज़ हटा लेता है और जहाज़ वापस कर लेता है। इस प्रकार क्यूबा का यह जो है, क्यूबा जो है शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाता है। इस प्रकार यह युद्ध हुआ नहीं बल्कि जो है यहीं पर रुक गया। तो यह था क्यूबा का मिसाइल संकट, कैसे 1962 में मिसाइल तैनात करवाया और इस प्रकार दोनों राष्ट्रों में जो है युद्ध हुआ नहीं बल्कि शीत युद्ध होकर के रह गया, शांति का वार्ता हो गया, नहीं तो पूरा दुनिया तबाह हो जाता। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर यहाँ तक समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।